नमस्कार, मैं जसवंत वर्मा स्वराज्य आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। इसके पहले के लेक्चर में भारत के संविधान और राज्यव्यवस्था से संबंधित जो सबसे पहले टॉपिक है, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विकास या संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या संविधान का इतिहास, इस पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं। उसमें पहले के कई अधिनियमों में मैंने पहले के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। आज जिस अधिनियम पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा की परीक्षा के लिए भी और ऐसी संघ लोक सेवा की परीक्षा यूपीएससी जितने एग्जाम्स लेते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जो अधिनियम है इतना महत्वपूर्ण अधिनियम है क्योंकि इनके साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां भी इससे प्रभावित हुई और राष्ट्रीय आंदोलन ने भी इस अधिनियम को प्रभावित किया भारत की। इसीलिए राज्यसभा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों में भी कई बार, साथ में मुख्य परीक्षा में भी कई बार ये पूछे गए हैं। ये जो अधिनियम है, जिस अधिनियम को जानते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, जैसे कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ब्रिटिश ताज का शासन चल रहा है भारत में, और भारत में ब्रिटिश ताज के शासन को स्थापित करने के बाद भारत में शासन के संचालन के लिए जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था में ब्रिटेन की सरकार भारत में भारतीयों की सहायता और सहयोग लेकर के वहां शासन का संचालन किया जाना है, ऐसे उनकी इस प्रकार की मंशा है। और उसी के अनुरूप उन्होंने 3 अधिनियम पारित किए। सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम 1861 था। उसके बाद फिर 1892 में एक और अधिनियम पारित किया गया। अब इसी क्रम में जो शासन में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के क्रम में जो अंतिम अधिनियम है, जिसको जानते हैं हम भारत परिषद अधिनियम 1909 के रूप में, तो ये सहयोग की नीति के अंतर्गत पारित अंतिम अधिनियम है। पहले तो ये बातें ध्यान में रखना है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब उसमें हमें ये समझना है कि भारत परिषद अधिनियम की उस समय परिस्थितियां किस प्रकार की थी। यदि मुख्य परीक्षा में अगर प्रश्न इससे बनाया जाते हैं इसके एक आयाम को लेकर के, तो आयाम में यहां भी हो सकता है कि भारत परिषद अधिनियम की पृष्ठभूमि का उल्लेख करें, परिस्थितियों को समझाए। मुख्य परीक्षा के यहाँ एक आयाम हो सकता है, तो हम इसको भी समझते हैं ये, ठीक है। मगर प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर यदि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो या तो तथ्यों के आधार पर पूछेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कोई विशेष संकल्पनाओं को स्थापित नहीं किया है। इसमें मुख्यतः क्या है, तथ्य है जिसने भारत के संविधान को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किया है। मतलब इस अधिनियम का महत्व संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से ज्यादा है। पहले इसकी हम पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, उनके बाद फिर अलग आयाम पर डिस्कस करेंगे। इस अधिनियम की जो पृष्ठभूमि है, जैसे कि 1909 की अधिनियम है, इसका मतलब ये हुआ, इसके पहले के अधिनियम हमारे पास में 1892 का है। तो 1892 के बाद से लेकर के और 1909 से पहले तक की परिस्थितियां हैं, या फिर वहां पर जो प्रमुख घटनाक्रम हुए उस समय, उसने इस अधिनियम को प्रभावित किया है। हमें पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। तो वो घटनाक्रम क्या क्या है प्रमुख रूप से, जैसे कि 1892 के जो अधिनियम जो लागू किया गया उस तत्कालीन समय में, उससे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे वो संतुष्ट नहीं थे। मतलब वो अधिनियम उनके संवैधानिक सुधारों की जो मांग था उनको वहां संतुष्ट नहीं कर पाए, और इसी वजह से हमने यहां भी समझे थे, आगे भारत के इतिहास में जब समझेंगे आप तो यहां भी देखे थे हमने कि धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेताओं में, उनकी नेताओं में भी वैचारिक मतभेद आना शुरू हो चुका है। ये मतलब ये कह सकते हैं कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी धीरे धीरे कुछ नरम विचारधारा के लोग और कुछ थोड़ा सा गरम, मतलब उग्र विचारधारा के लोग, ठीक है, जिनके दृष्टिकोण जिनके दृष्टिकोण में परिवर्तन है, ब्रिटिश सरकार को देखने का जो नजरिया है उनमें परिवर्तन है। नरम दल के लोग थोड़ा संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके वहां अपनी मांगों को पूरा करवाना चाह रहे हैं सामान्य तरीके से, जबकि जो गरम दल के नेता है, ये जो उग्रवादी है बेसिकली कह सकते हैं,
वहां जो है आक्रामक तरीके से आंदोलन करना चाह रहे हैं। अब अपनी मांगों को बहुत पुरजोर तरीके से स्थापित करके वहां अपनी मांगों को पूरा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वैचारिक मतभेद आना शुरू हो चुका है कांग्रेस में। इसके साथ साथ जो है हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम ये भी जानते हैं कि 1897, 98 और 99 के आसपास में जो है दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम था इस नरम दल कांग्रेस के और गरम दल के साथ साथ तीसरे एक और समूह, एक नई जो है एक और विचारधारा के रूप में जिनको जो है क्रांतिकारी जो है आंदोलनकर्ता जो है उभर करके आए। कुछ उनमें से बंगाल में है, कुछ इस तरफ नासिक वाले क्षेत्र में है, कुछ इस तरफ पंजाब और ऐसे कुछ क्षेत्रों में, मतलब एक नई प्रकार की जो है। तो यहां भी जो है भारत में जो है आजादी के क्रम में अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। तो यही परिस्थितियां हैं ये। अब इसी क्रम में जो है ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा, मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का भारत में तेजी से विस्तार हो रहा है, मगर साथ में बताया मैंने कि कांग्रेस में एक नरमवादी है और साथ में क्या है एक गरमवादी दल के नेता है। तो कांग्रेस के जो नरमवादी दल के जो नेता है, उदारवादी है, वो अधिक संवैधानिक सुधारों की मांग तो करते हैं, मगर वहां संवैधानिक जो दायरा है उसमें रह करके ही अपने मांगों को पूर्ण कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, मगर जो उग्रवादी है उनके द्वारा स्वराज्य प्राप्ति के लिए बहुत आक्रामक तरीके से आंदोलन को संचालित करना चाहते हैं। और जो क्रांतिकारी है वो क्रांतिकारी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अब इनका लक्ष्य क्या होगा, सभी के जैसे जानते हैं, स्वराज की प्राप्ति, भारतीयों को ब्रिटिश को भारत से भगाना। इसीलिए ये जो क्रांतिकारी है वो इस भारत की मुक्ति के लिए वहां आतंकवादी उपायों को उपयोग करते हैं, भय को उपयोग करते हैं। ब्रिटिश प्रशासन में जो अधिकारी कर्मचारी है उनको भय दिखा करके जो है भारत से उनको भगाना चाहते हैं। ये इस प्रकार से अब ये तो हो गई जो है राष्ट्रीय आंदोलन की परिस्थितियां उस समय की है, मगर साथ में धीरे धीरे जो है हम यहाँ देखेंगे 5, 6 आते तक 7 और 8 तक की परिस्थितियों में अब इसी के मांग के अनुरूप वहां काम करेंगे। ठीक है, तो स्वाभाविक इसी क्रम में फिर जो है ब्रिटिश सरकार ने जब इस प्रकार से आंदोलन हमारी गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही है तो ब्रिटिश सरकार ने भी जो है उनको दमन करने के लिए कई अलग अलग प्रकार से सहारा लिए, कई अलग तरीके अपनाए। ठीक है, और उसी क्रम में जो है तत्कालीन जो है गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस समय, तत्कालीन समय में जो है लॉर्ड कर्जन कहते थे उनको, तत्कालीन लॉर्ड कर्जन की जो है एक बहुत ही पॉपुलर उनके लिए पॉपुलर और हमारे जो है नुकसानदायक एक नीति हुआ करता था जिनको कहते हैं फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो नीति। तो फूट डालो और राज करो की नीति मुख्य परीक्षा के लिए यही एक प्रश्न हो सकता है 2 नंबर के, कि ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति क्या था, कैसे उन्होंने इस प्रकार से काम किए। तो ये इस नीति का परिणाम था कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन जो बिल्कुल एक यूनिफाइड तरीके से चला जा रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में जो राष्ट्रीयता की जो भावना है इस पूरे राष्ट्र में यूनिफाइड तरीके से डेवलप जो हो रहा है, और पर्टिकुलरली जो है इस बंगाल में, ठीक है, उस राष्ट्रीयता की जो भावना है उनको 2 भागों में बांटने के दृष्टिकोण से, बांटने की मंशा से 1905 में जैसे कि आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ये पृष्ठभूमि ही इस अधिनियम की। बंगाल के विभाजन के बाद बंगबन आंदोलन शुरुआत हो गया। उसके बाद यही का विस्तार जो है एक बड़े आंदोलन के रूप में, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ये इस अधिनियम की पृष्ठभूमि है। आंदोलन बहुत तेज फैला बंगाल, फिर उसके बाहर और कई क्षेत्र में। नरम दल का दृष्टिकोण इस आंदोलन को लेकर कुछ अलग है, गरम दल के नेताओं का दृष्टिकोण इस आंदोलन को लेकर के अलग है। नरम दल के लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन, ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है केवल और केवल बंगाल में सीमित रहे और कुछ लिमिटेड सेगमेंट तक ही सीमित रहे, जबकि गरम दल के नेता चाहते हैं कि इस आंदोलन का विस्तार जो है यहाँ जो है ना केवल बंगाल बल्कि संपूर्ण भारत वाले क्षेत्र में, ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र में हो वो।
इसीलिए जो है इसे वैचारिक मतभेद यहीं से पहले शुरुआत हो चुका था, मगर अब यहाँ पर बहुत स्पष्ट होना शुरू हो चुका है ये। इसी क्रम में जो है ब्रिटिश सरकार, जैसे बताया मैंने कि फूट डालो और शासन करो की नीति उनकी है, ठीक है। इसीलिए बंगाल का विभाजन भी कर दिया, जिससे राष्ट्रीयता की भावना को उसने दो भागों में बांटने का प्रयास किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल का विभाजन, इस तरह से करके बंगाल विभाजन करके। इसी के साथ साथ जो है उसी समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा थोड़ा सा और हवा दिया एक पर्टिकुलर वर्ग को, मुस्लिम समूह को, एक उनके हितों के संदर्भ में, उनको जो है एक हितों के संदर्भ में उनको ये समझाया गया कि उनके हित कुछ और है, बाकी जो शेष वर्ग है भारतीय उनके कुछ हित और है। और इन सब में कई तरीके अपनाए गए, कुछ बहला फुसलाकर और कुछ कई तरीके से, और जिनका परिणाम जो आया था हमारे पास में वहां था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, और इनकी विशेष मांग है ये ब्रिटिश सरकार से अपने हितों की मांग कर रहे हैं, जबकि जो समय जो है बाकी और परिस्थितियां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन भी चल रहे हैं, उसमें भी कई वर्ग हैं, साथ में मुस्लिम लीग की भी अब उनकी अपनी अलग अलग प्रकार की मांग है ये। इसी क्रम में जो है 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जानते हैं, और उसमें जो है एक तरफ नरम दल और दूसरी तरफ जो है गरम दल, कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार की जो फूट डालो की नीति है वो कई स्तर में यहां पर दिखे गए। नरम दल और गरम दल जो है दो भागों में बढ़ गया कांग्रेस। तो स्वाभाविक है जो हमारा जो आंदोलन चल रहा था स्वदेशी और बहिष्कार का, ये कमजोर पड़ गया धीरे धीरे। तो स्वाभाविक है इसमें क्या हुआ, जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो उदारवादी थे, ये कई संवैधानिक सुधारों की जो मांग कर रहे थे, उन मांगों को लेकर के वहां सामान्य तरीके से मांग रखते हैं। तो साथ में जो उग्रवादी है आक्रामक तरीके से रखते हैं। तो स्वाभाविक है ब्रिटिश सरकार क्या करेंगे, इस उदारवादियों को थोड़ा सा संतुष्ट करने के प्रयास करेंगे, क्योंकि वो असंतुष्ट हो चुके हैं, असंतोष की भावना उसमें व्याप्त है। और ये जो उग्रवादी है, स्वाभाविक है ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको बहुत तेजी से इनके लिए दमन का सहारा लिया जाएगा। दमन का मतलब यह है इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और क्रांतिकारी जो आंदोलन करता है उनके लिए तो सीधे तौर पे आप समझ रहे हैं कि इनके लिए किस प्रकार के उसमें ब्रिटिश सरकार ने अपने तरीके अपनाए। तो ये सब परिस्थितियां थी इस समय। ये तो नरम दल के वाले, कांग्रेस में जो नरम दल है उनके द्वारा कुछ मांग किया जा रहा है। एक तरीका यह है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा नरम दल के लोगों को संतुष्ट कर दिया जाए और उग्रवादियों को जो है तेजी से दमन करके सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये एक बेसिक बातें हैं। तीसरी बात इसमें जो है, इस तरफ जो मुस्लिम लीग है, उस मुस्लिम लीग को भी जो है कुछ संतुष्ट कर दिया जाए, उनके हितों की पूर्ति कर दिया जाए। ठीक है, तो लगभग इसी प्रकार की परिस्थितियां हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इस समय परिस्थितियां इस प्रकार की है कि भारतीयों में जो असंतोष व्याप्त है उस असंतोष को जो है कम किया जाए। इसी वजह से जो है भारत में जो ब्रिटेन की सरकार है, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र में जो सरकार है, उनके द्वारा जिनमें प्रमुख है, जो प्रमुख का मतलब उसमें गवर्नर जनरल, तत्कालीन समय में गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उस समय 1908 के परिस्थितियों में चल चुके हैं हम उनमें। उस समय हुआ करता था मिंटो, मिंटो सेकंड हुआ करता था, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, और उसी समय जो है भारत सचिव, ब्रिटेन में भारत सचिव, याद कीजिएगा ब्रिटेन में भारत सचिव की बात किए थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो भारत सचिव हुआ करते थे मॉर्ले, जिसका नाम था मॉर्ले। भारत सचिव जो है ब्रिटिश सरकार के जो है देख रेख में भारत सचिव के द्वारा एक योजना प्रस्तुत किया गया। योजना किस प्रकार का था कि भारत में संवैधानिक सुधारों की जो प्रक्रिया है उनको और आगे बढ़ाया जाए, और उन्हीं प्रस्ताव को साथ लेकर के वहां भारत पहुंचेंगे। स्वाभाविक है लॉर्ड मिंटो यहाँ पर गवर्नर जनरल के रूप में है। दोनों जो मिलकर के एक सुधार की योजना तैयार किया। मार्ले और मिंटो ने मिलकर के भारत में संवैधानिक सुधार की एक योजना तैयार किया।
उसी योजना को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार योजना, जिसमें क्या होंगे बेसिकली कुछ नरम दल के लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, मुस्लिम लीग को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, साथ में जो उग्रवादी जो है आंदोलन करता है उनको गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और जो क्रांतिकारी है उनके लिए तो आप समझ ही रहे कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने तरीके अपनाए। तो ये परिस्थितियां हैं। इसीलिए इस मार्ले मिंटो सुधार योजना जो 1908 में घोषित किया गया था, अब इनको कानूनी रूप देना था, कानूनी दर्जा देना था। तो इस अधिनियम को कानूनी दर्जा, इस योजना को कानूनी दर्जा दे करके ही लागू किया जा सकता है। इसीलिए 1909 में एक नया अधिनियम, जो उस पुराने अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892 था, उनका स्थान ले सके, वह अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1909। ये तो हो गई इनकी पृष्ठभूमि। मुख्य परीक्षा में अगर मान लो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, यह इतिहास में भी पूछा जा सकता है, यहां भारतीय संवैधानिक विकास में भी पूछा जा सकता है, प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में भी। इस पूरे घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से आपको ध्यान में रख लेना है। अब हम समझते हैं कि मुख्य परीक्षा में नहीं, अगर मान लो इस भारत परिषद अधिनियम में से संबंधित जो मुख्य परीक्षा में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न का आयाम यहां हो सकता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 की प्रमुख उद्देश्य क्या थे, या फिर क्या उद्देश्य थे भारत परिषद अधिनियम 1909 के। तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से जो है यहां ध्यान में रखना है कि इस अधिनियम का दो मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है कि भारतीयों में तत्कालीन समय में जो है, जो भारतीयों में जो असंतोष की भावना जो उपजी हुई है, असंतोष की भावना जो बढ़ी हुई है, उस असंतोष की भावना को कम करना है, ये उद्देश्य है। तो स्वाभाविक है उस असंतोष की भावना को कम करना है, तो उसके लिए उनको कुछ देने पड़ेंगे। देने पड़ने का मतलब क्या है, उनकी मांगों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो वही सब बातें, तो किन किन मांगों को उन्होंने स्वीकार किया, सुधारों के क्रम को कौन से आगे बढ़ाए, कौन सुधार किए। तो इससे फाइनली क्या हुआ है कि जो भारतीयों में असंतोष की जो भावना है, वो भावना क्या होगी, कम हो जाएगी। ये मंशा है, इनके बेसिक उद्देश्य यही है। और इनके साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य कह सकते हैं, वहां यह था कि इसमें इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया, इनके उद्देश्य घोषित किए गए कि जो विधायी परिषद है, जो प्रांतीय स्तर में भी और साथ में केंद्रीय स्तर में, दोनों स्तरों में जो विधायी परिषद है, विधान परिषद है, जो कानून का निर्माण करते हैं, उस परिषद को जो है और अधिक प्रतिनिधिक बनाया जाए। प्रतिनिधिक बनाया जाए, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में और अधिक सम्मिलित किया जाए। तो ये इनके बेसिक उद्देश्य थे। ये तो हो गए उनके उद्देश्य इस अधिनियम की है। अब मुख्य परीक्षा में जो है दो अगला आयाम हो सकता है, जो प्रश्न पूछने के लिए जो होता है, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां होते हैं उनकी विशेषताएं, वहां होती उनकी विशेषताएं, विशेष बातें इस भारत परिषद अधिनियम की, भारत परिषद अधिनियम 1909 की। तो उस विशेष बात को हमें ध्यान में रखना है। कुछ पॉइंट्स जैसे कि मुख्य परीक्षा में प्रश्न ये पूछे गए हैं, ऑलरेडी पूछे गए हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये एक आयाम हो सकते हैं। और यदि आप इन तथ्यों को भी बहुत अच्छे प्रकार से समझ रहे हैं, तथ्यों को बहुत स्पष्टता से समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उस तथ्यों को, जो प्रावधान है, उस प्रावधान को बहुत क्रमबद्ध रूप में, क्रमबद्ध रूप का मतलब ये हुआ कि पहले विधायिका के बारे में बात कर ली आपने, फिर उसमें उनके कार्यपालिका के बारे में बात कर लिया आपने, फिर उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में बात कर लिए, उसके बाद फिर अन्य जो प्रावधान है उनके बारे में बात कर लिया। अगर उनको एक ढांचागत स्तर में अगर उत्तर उपलब्ध करवाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक मिलने वाले हैं।
ये एक अच्छी रणनीति होती है उत्तर लेखन की, कि बिल्कुल व्यवस्थित प्रकार से हमारे उत्तर होना चाहिए। विशेषताएं बताना है तो सबसे अंतिम विशेषताओं को मैं पहले क्रम में लिख रहा हूं, ऐसा नहीं। जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उनको हमें सबसे पहले बताना है सही क्रम में। तो इस विशेषताओं को तरफ चलते हैं हम। और पहली विशेषता इस अधिनियम की, वहां यह था कि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया, प्रावधान ये किया गया कि जो केंद्रीय और जो विधायी परिषद, केंद्रीय और जो प्रांतीय स्तर में जो विधायी परिषद है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए और साथ में प्रांतों में गवर्नर की सहायता के लिए उस परिषद का बहुत बड़ी मात्रा में विस्तार किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस परिषद का विस्तार किया गया। विस्तार करने का मतलब क्या है यहां पर? विस्तार करने का मतलब क्या हो रहा है यहां पर? ये कि उसमें उस केंद्रीय परिषद में और प्रांतीय परिषद में जो परिषद में जो संख्या है सदस्यों की, उस संख्या को जो है अब बढ़ाया जाएगा। इसके पहले जो हमने समझ रखे हैं उस भारत परिषद अधिनियम 1892 में, कि उनमें परिषद की संख्या को जो है बढ़ाया गया था, 8 से 20 कर दिया गया था नए सदस्यों की संख्या। उसके पहले जो है 6 से 12 सदस्यों को बढ़ाया गया था 61 वाले अधिनियम में, और उसके पहले जो है और भी वैसे ही। तो धीरे धीरे वो संख्या क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब केंद्रीय और प्रांतीय स्तर में जो विधायिका है उनकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। साथ में जो है उसमें सदस्यों के जो वर्ग देखे थे, उसमें सदस्यों के प्रकार ये कह सकते हैं, उसमें पहले केवल शासकीय सदस्य हुआ करते थे उस विधान परिषद में, केंद्रीय स्तर में और प्रांतीय स्तर में भी केवल शासकीय सदस्य, सरकारी सदस्य हुआ करते थे। मगर बाद में हमने देखे थे कि सरकारी सदस्यों के साथ साथ उनमें अब गैर सरकारी सदस्य भी सम्मिलित होने लगे हैं। इस तरह से ये अब उस गैर सरकारी सदस्यों में जो है पहले तो जो है भारतीयों को सम्मिलित नहीं करते थे, मगर अब तक स्थिति ये है कि अब उसमें भारतीयों को भी सम्मिलित करने लगे हैं। तो इस तरह से इस परिषद अधिनियम में जो है, जो केंद्रीय परिषद है, बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्रीय परिषद में उनकी संख्या 16 से 60 तक बढ़ा दी गई। ये ध्यान में रखना है इस 1909 के परिषद अधिनियम में। केंद्रीय परिषद में जो विधायिका को संख्या है, इनकी जो प्रतिनिधि है, इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 16 से 60। और वैसी जो है प्रांतीय विधान जो परिषद है उसमें भी उनकी संख्या उनको संख्या बढ़ा दी गई। ये प्रांतीय विधान परिषद मतलब कहां की बात कर रहे हैं? बंगाल की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, मद्रास की बात कर रहे हैं, बॉम्बे की बात कर रहे हैं। इस तरह मध्य प्रांत में भी इस प्रकार से परिषद स्थापित कर दिया गया है। संयुक्त प्रांत की भी स्थापना हो चुकी है। ऐसे कई उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत उसमें भी है। तो यहां सब प्रांतीय विधान परिषद है, ठीक है। मगर हाँ, उस प्रांतीय विधान परिषद में जो सदस्यों की जो संख्या है वो सभी परिषदों में समान है, ऐसा नहीं। सभी परिषदों में उनकी जो सदस्यों की संख्या है वो असमान है। और स्वाभाविक है, किसी में कम जनसंख्या तो किसी में ज्यादा जनसंख्या। जैसे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा है उसमें इस तरफ 90 सीट है, तो उत्तर प्रदेश में 403 सीट है विधानसभा की। इस प्रकार का ये तो प्रांतों विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है समान नहीं। ये पहली विशेषता हुआ। दूसरी विशेषता इस अधिनियम का वहां ये था, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया जिससे केंद्रीय जो विधान परिषद उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया। तो सदस्यों की संख्या तो बढ़ाया गया, मगर अभी भी जो है उसमें बहुमत, उस केंद्रीय विधान परिषद है उसमें अभी भी जो बहुमत है वो बहुमत अभी भी किसका है? सरकारी सदस्य का ही है। और सरकारी सदस्य इसका मतलब कौन? सब के सब कौन है? ब्रिटिश लोग हैं। मगर केंद्रीय विधान परिषद में अब सदस्यों की जो वर्ग है, बेसिकली इसमें सदस्यों के वर्ग मतलब जैसे वर्तमान में लोकसभा में, तो लोकसभा में कुल मिलाकर जैसे 543 लोग अभी जो है सब क्या हुए? निर्वाचित हैं, निर्वाचित सदस्य है। केवल निर्वाचित सदस्य ही है। अब लोकसभा में पहले एंग्लो इंडियन मनोनीत हुआ करते थे, मगर अब उनको भी हमने समाप्त कर दिया। तो लोकसभा में पूरे के पूरे क्या है? निर्वाचित सदस्य है। जबकि राज्यसभा में वर्तमान भारत के जो संविधान के अनुसार निर्वाचित सदस्य है प्लस कुछ मनोनीत सदस्य है। भारत के राष्ट्रपति जो है 12 जो है सदस्यों को मनोनीत करते हैं 4 अलग अलग क्षेत्र से।
तो इस प्रकार से जो है इस अधिनियम में जो है केंद्रीय विधान परिषद है उसमें सदस्यों के 4 वर्ग हैं। सदस्यों के जो है 4 वर्ग हैं, जिनमें से एक जो वर्ग है वहां जो है पदेन सदस्य है, वहां क्या है, पदेन सदस्य है, और एक मनोनीत सरकारी सदस्य और एक मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और एक जो है निर्वाचित सदस्य। कहने का मतलब यह है कि जो केंद्रीय विधान परिषद है उस केंद्रीय विधान परिषद में 4 प्रकार के सदस्य है। नंबर 1 पदेन सदस्य, स्वाभाविक है, ये ब्रिटिश इस प्रशासन में जो है सर्वोच्च अधिकारियों में से है। कुछ सभी बड़े बड़े जो है अधिकारी, सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, वो खुद है। और दूसरा जो मनोनीत है, मनोनीत कौन करेंगे, गवर्नर जनरल मनोनीत करेंगे। किनको, सरकारी सदस्यों को, जो शासकीय है, ऑफिसर्स है, उनको ही मनोनीत करेंगे। तीसरा वर्ग कौन सा है, मनोनीत, जो गवर्नर जनरल के द्वारा ही मनोनीत किया जाएगा। मगर ये कौन है, गैर सरकारी। तो यही गैर सरकारी मतलब कौन, भारतीय हो सकते हैं। कुछ इसमें प्रावधान किया गया, कुछ सीमित मात्रा में वहां था निर्वाचित सदस्य। मगर इनका निर्वाचन कैसे होगा, इनके लिए हम अलग से बात करेंगे आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सदस्यों को, भारतीयों को निर्वाचित कैसे किया जाएगा, वो इनके लिए अलग से व्यवस्था बनाया है। हालांकि वो भी मतदान प्रकार की व्यवस्था है, निर्वाचन की व्यवस्था है, मतलब वैसे ही होंगे, मगर हाँ ये थोड़ी सी एक अलग प्रकार की यूनिक तरीके से उन्होंने डेवलप किया। हालांकि इसमें उस प्रधान को हम आगे समझेंगे थोड़ी देर में ही। अभी ये तो होगी केंद्रीय स्तर में। केंद्रीय विधान परिषद में कितने प्रकार के सदस्य हो गए, 4 प्रकार के 4 वर्ग सदस्य हो गए। वैसे ही जो है प्रांतीय विधान परिषद में भी जो है सदस्यों की संख्या मींस गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया। मगर सभी राज्यों में समान नहीं है, मगर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से, प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से अब वहां पर बहुमत शासकीय सदस्यों का समाप्त हो गया। अब वहां पर बहुमत किसके है, प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का है। मगर ध्यान रखेंगे आप इनको कि केंद्रीय स्तर में जो बहुमत है विधान परिषद में अभी भी शासकीय सदस्यों का बना हुआ है, मगर कम से कम प्रांतों में जो है गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत रहा। किंतु अभी भी अगर देखें तो प्रांतों में जो मनोनीत, जो गैर सरकारी सदस्य हैं, उनकी संख्या जो निर्वाचित सदस्य की संख्या है उससे अभी भी अधिक है। मतलब निर्वाचित सदस्यों की संख्या अगर देखा जाए तो सबसे कम ही है। ये इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता हुआ। तो केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर में सदस्यों की किस प्रकार की व्यवस्था है और किसमें बहुमत और किसमें बहुमत नहीं, ये हमने समझ लिया। अब इस अधिनियम के अगली विशेषता की तरफ चलते हैं आगे इनमें। ये इस अधिनियम में जो है, जैसे कि मैंने बताया, तो ये केंद्रीय और प्रांतीय स्तर मैंने विधायिका के संदर्भ में विधान परिषद के परिप्रेक्ष्य में बता दिया मैंने सदस्यों के क्रम में। अब हम उनके अधिकारों की तरफ चलते हैं। ये जैसे कि वर्तमान में जो है संसद के अधिकार या लोकसभा के अधिकार, राज्यसभा के अधिकार, विधानसभा के अधिकार या उनकी शक्ति, वैसे ही जो है इस अधिनियम में विधान परिषदों के जो अधिकार की बात कर रहा हूं, तो इसमें विधान परिषद के जो है केंद्रीय और प्रांतीय दोनों की बात कर रहे हैं, तो उनमें विशेष रूप से इनके अधिकार को अब बढ़ाया गया। परिषदों के जो कार्य और उनके जो अधिकार क्षेत्र थे उसमें बढ़ोतरी की गई, बड़ी मात्रा में उनको बढ़ाया गया। ठीक है, और बढ़ाया इस प्रकार से, जैसे इस अधिनियम में जो है ये प्रावधान किया गया कि विधान परिषद के सदस्यों को अब उस परिषद में जो सदस्य है वहां बजट समझ रहे हैं, आय व्यय के ब्यौरा है, जिनको हम भारत के सुधार में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जानते हैं, बजट। तो इस बजट को जो है विधान परिषद में पेश किया जाएगा। पहली बात है, उस बजट पर व्यापक विचार विमर्श उनको स्वीकार करने से पहले ये प्रावधान किया गया। हालांकि ये प्रावधान इसके पहले जो है 1892 के अधिनियम में भी थे, मगर उन्हीं का अब विस्तार किया गया।
अधिकार को और बढ़ाया गया। साथ में बजट पर विवेचना करना, उस पर प्रश्न पूछना, उस पर विचार करना, ठीक है, साथ में उस बजट से संबंधित प्रस्ताव पारित करना, ये सब अधिकार किसको दिए गए? विधान परिषद को दिए गए। मतलब विधान परिषद के अधिकार में बढ़ोतरी हुआ। इनके साथ साथ यहां भी प्रावधान किया गया कि विधान परिषद के सदस्य, जैसे बताया था मैंने जो है कि वो 1892 के परिषद अधिनियम में प्रश्न पूछ सकते थे, मगर प्रश्नों के जवाब देने के बाद उससे संबंधित जो पूरक प्रश्न है वो नहीं पूछ सकते थे। इस अधिनियम में पूरक प्रश्न पूछने, साथ में स्थानीय जो निकाय हैं उनको कर्ज देने की व्यवस्था, केंद्रीय स्तर से जो है स्थानीय निकायों को कर्ज देने की व्यवस्था, अतिरिक्त जो है अनुदान देने की व्यवस्था, कोई नई कर लगाने की व्यवस्था, ऐसे संबंध कई अलग अलग प्रस्ताव पारित किए जा सकते थे। ये भी अधिनियम में प्रावधान किया गया। इनके साथ साथ इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रावधान किया गया, वहां ये था कि इसमें जो सार्वजनिक हित से संबंधित जो विषय है, सार्वजनिक हित से संबंधित जो विषय है, और सार्वजनिक हित से संबंधित विषय का मतलब जो सार्वजनिक हित के मामलों की बात कर रहा हूं मैं, सार्वजनिक हित के मामलों की बात कर रहा हूं। तो ये सार्वजनिक हित से संबंधित जो विषय है, इस पर बहस करने, इसकी विवेचना करने, विचार विमर्श करने, उस पर प्रस्ताव पारित करने, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि वर्तमान में लोकसभा में भी जो सार्वजनिक जो हित से संबंधित मामले हैं उनको बार बार उठाया जाता है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। साथ में जो है और केवल उसको विवेचना करना ही नहीं, उस पर प्रस्ताव भी पारित किया जाने का अधिकार, और साथ में उस प्रस्ताव पर मत विभाजन का अधिकार। मगर ये सब कुछ जितने भी अधिकार दिया जा रहा है सदन के द्वारा, ये जो है सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं थे। बाध्यकारी नहीं थे, सिर्फ विचार विमर्श कर सकते थे, मगर इससे सरकार अगर माने तो अच्छी बात है, और नहीं माने तो फिर उसमें कोई उनकी बाध्यता नहीं है उनको स्वीकार करने की। ये जो है इस अधिनियम की जो है इनके विधान परिषद के कार्य और अधिकार क्षेत्र में वृद्धि से संबंधित है। ये दूसरी बातें हो गई। पहले हम सीधा उसके आकार में वृद्धि की बात की है हम लोगों ने, उसमें सदस्यों के वर्ग की बात कर लिए, अब हम यहाँ पर जो है उनके अधिकार क्षेत्रों की बात कर ली है। ये होगी इनकी विशेषता। इसी विशेषताओं में जो है अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है इस अधिनियम का, बहुत महत्वपूर्ण किंतु दुर्भाग्यपूर्ण, ये अधिनियम जो है कुछ इस प्रकार से प्रावधान किए जो संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण क्यों? क्योंकि इस अधिनियम ने भारत में एक इस प्रकार की व्यवस्था को स्थापित किया जो भेदभावपूर्ण है, और ना केवल भेदभावपूर्ण बल्कि ये सांप्रदायिक भी है। इसीलिए इस अधिनियम की इस प्रावधान को कहा जाता है बहुत अधिक महत्वपूर्ण किंतु दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था। किसने पृथक भेदभाव पूर्ण निर्वाचन मंडल की स्थापना कर दिया। पृथक भेदभाव पूर्ण निर्वाचन मंडल की स्थापना ये कर दिया। तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि ये भेदभाव पृथक तथा भेदभाव जो पूर्ण निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था वो एक्चुअल में क्या था। मैं बहुत आसान भाषा में संक्षिप्त में बस सिर्फ ये बता रहा हूं, संक्षिप्त में समझा रहा हूं मैं कि इसमें जो है जैसे कि मान लो ये कोई भी क्षेत्र लेते हैं, इन भारत के क्षेत्र में हम समझने के लिए बस एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक कोई निर्वाचन क्षेत्र है। अब इस निर्वाचन क्षेत्र में जो है यहाँ पर एक कोई उम्मीदवार होगा जब निर्वाचन होंगे तो, और साथ में इस पर मतदान करने वाले सदस्य मतलब मतदाता होंगे।
हम बहुत सरल सिंप्लीफाइड तरीके से उनको बस समझ रहे हैं। अब ये उम्मीदवार जो है इनमें से हो सकता है कुछ हिंदी भी हो, और कुछ इनमें से मुस्लिम भी हो, और कुछ इनमें से और अन्य भी हो। मतदाता भी सेम होंगे, यहाँ पर कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुस्लिम होंगे, इस तरह से है। इसमें ये व्यवस्था इस प्रकार की है कि ये अगर मान लो इनको पृथक रूप से, अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, मुस्लिम वर्ग के लिए इनको आरक्षित कर दिया गया। आरक्षित मतलब उसके लिए, उस वर्ग को, उसके लिए मुस्लिम वर्ग के लिए निर्धारित कर लिया गया उस निर्वाचन क्षेत्र को, तो वहां पर उम्मीदवारी जो होगी वो मुस्लिम वर्ग की ही उम्मीदवारी हो सकता है। मतलब वही वहां पर नामांकन फॉर्म भर सकते हैं, ये मान के चलिए, वही वहां पर चुनाव में खड़े हो सकते हैं, सामान्य भाषा में यही समझ लीजिए। और साथ में इसके मतदान, इस पर जो मतदान होगा तो मतदान कौन करेंगे? केवल इसी के समुदाय की व्यक्ति, इसी समुदाय की ही व्यक्ति। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है पृथक और भेदभावपूर्ण निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ये बहुत सामान्य भाषा में है, हालांकि ये प्रावधान इस प्रकार से किया गया। अब इस पृथक और भेदभावपूर्ण जो निर्वाचन की व्यवस्था है वो किस प्रकार की व्यवस्था, बहुत सरल भाषा मैंने बताया, इनको थोड़ा सा प्रावधान किस प्रकार था उसको समझ लेते हैं। एग्जैक्टली इसमें होता ये था इनमें कि परिषद में जो सदस्य जो निर्वाचित होने वाले हैं, परिषद में सदस्य निर्वाचित होने वाले हैं, वो सदस्यों के जो प्रतिनिधि है, उन प्रतिनिधियों को जो है अब यहां पर वर्ग, समुदाय और हित, ये तीन अलग अलग आधार है। ये प्रतिनिधियों को विधान परिषद में जिनका निर्वाचन होना है, उनको जो है तीन आधार, उनके तीन समूह कह सकते हैं, तीन स्टेक होल्डर कह सकते हैं, तीन प्रकार कह सकते हैं। ये विधान परिषद में जो निर्वाचित सदस्य होने हैं उनके तीन प्रकार है। एक वर्ग इसमें है समुदाय, एक वर्ग इसमें समुदाय है, और साथ में इसमें हित। दो इनके आधार पर इनको क्लासिफाई किया जाना था। इनके आधार पर जब क्लासिफाई किया गया उस परिषद को, हम दोनों की बात कर रहे हैं। पहले जो हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रांतीय परिषद की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग और समुदाय और उनके हित के आधार पर इनको जो है श्रेणियों में रखा जाना है। इसीलिए प्रांतीय परिषद में जो परिषद के जो सदस्य हैं उनके निर्वाचन के लिए प्रांतीय स्तर में तो तीन वर्ग बनाए गए। प्रांतीय स्तर में विधान परिषद में निर्वाचन के लिए सदस्यों को कितने वर्ग बनाए? तीन वर्ग बनाए, जिनमें से एक वर्ग था सामान्य वर्ग, दूसरा जो वर्ग था उसमें विशिष्ट वर्ग, और तीसरा जो वर्ग है वर्ग विशेष। मगर वर्ग विशेष का मतलब किन की बात कर रहा हूं यहां पर मैं? वो भूस्वामी है, कुछ व्यापारिक मंडल है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर प्रांतीय स्तर में जो है कोई सांप्रदायिक प्रकार का नहीं है, मगर फिर भी यहां पर तीन अलग अलग श्रेणी बना दिया गया सदस्यों की। और तीन श्रेणी मतलब प्रांतीय स्तर में एक सामान्य है, दूसरा जो है विशिष्ट है, और तीसरा जो है वर्ग विशेष। और वर्ग विशेष मतलब कौन? इसमें कुछ भूस्वामी वाला है, कुछ पूंजीपति वर्ग है, जमींदार जैसा है, और कुछ बड़े व्यापारिक मंडल है। ये तो होगी प्रांतीय स्तर में तीन समूह बना दिए गए। मगर जैसे बताया मैंने, इसमें ये प्रावधान जो है बहुत महत्वपूर्ण, निर्वाचन होना है, इनका निर्वाचन की व्यवस्था को स्थापित किए हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था कहां पर? केंद्रीय विधान परिषद में। केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाना है, उस निर्वाचन के लिए जो समूह, अब वो तीन वर्ग नहीं, जैसे कि प्रांतों में किया गया है वैसा नहीं, उनके स्थान पर यहां पर चार वर्ग समूह बनाए गए। चार वर्ग मतलब एक सामान्य तो है, एक विशिष्ट है, और एक वर्ग विशेष है, मगर इनके साथ साथ अब एक वर्ग होगा, वहां जो होगा मुस्लिम वर्ग का, चौथे वर्ग। इसे ही कहा जाता है कि ये एग्जैक्टली क्या है? एक धर्म के आधार पर, एक संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्य निर्वाचित होने हैं,
निर्वाचित सदस्यों की बात कर रहा हूं केंद्रीय विधान परिषद में, उनमें जो उनके जो सदस्यों के जो प्रकार कह सकते हैं, उनके जो वर्ग है, एक सामान्य वर्ग हो गया, दूसरा जो है उसमें विशिष्ट हो गया, एक वर्ग विशेष हो गया, और चौथा वर्ग जो है वो क्या है, धर्म के आधार पर। किनके लिए कर दिया गया? मुस्लिम वर्ग के लिए। किसके लिए किया गया? मुस्लिम वर्ग के लिए। तो इस प्रकार से, और ये ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे बताया मैंने, मुस्लिम लीग की उनकी मांगे हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार के जो है प्रावधान स्थापित कर दिए गए। इसने एक तरह से बांटो और राज करो की नीति भी उनकी सफल हुई। तो ये जो है केंद्रीय विधान परिषद में 4 वर्गों में बांट दिया गया, सामान्य, विशिष्ट, वर्ग विशेष और मुस्लिम वर्ग। इस प्रकार से इस अधिनियम ने ये प्रावधान करके जो है भारत में जो संवैधानिक विकास का जो क्रम चल रहा था उसमें एक नई चीज जोड़ दिया। क्या नई चीज जुड़ गई इसमें? कि अब सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया जा सकता है। ये मनोवृत्ति यहां से जो है डेवलप होना शुरू हो गया। मतलब धार्मिक आधार पर क्षेत्र का अलग से उनका जो है पृथक्करण किया जा सकता है, धार्मिक आधार पर पृथक्करण किया जा सकता है। तो ये जो है धार्मिक पृथक्करण की जो भावना है, ये कह सकते हैं यहां से उनकी हमने बीज बो दिए, वो भी किसमें? इस संवैधानिक विकास के क्रम में। इसीलिए कहा जाता है इस भारत परिषद अधिनियम 1909, इसने भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया। सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया, मतलब सांप्रदायिकता के जो बीज है उसका उन्होंने रोपण कर दिया इस अधिनियम ने। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को स्थापित कर दिया। प्रश्न भी पूछा जाता है किस अधिनियम को सांप्रदायिकता के जनक के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा ध्यान रखना है हमें? भारत परिषद अधिनियम। इस तरह से यह। अब इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह था इस अधिनियम में, वहां जैसे बताया मैंने इसमें जो है अंतिम है बेसिकली ये निर्वाचन होगा। जैसे अभी जो है हाल ही में हमारा निर्वाचन संपन्न भी हो गया, अंतिम जो 7वां चरण का निर्वाचन था वहां 1 तारीख को संपन्न हो गया, और आज तो जो है कैबिनेट का गठन भी होना है, सरकार का गठन होना है आज। तो इसमें तो जैसे बताया मैंने, इसमें निर्वाचन होना है। तो निर्वाचन अभी वर्तमान में निर्वाचन किस प्रकार से? तो भारत में जो मतदान का अधिकार प्राप्त है, हालांकि वहां कानूनी अधिकार प्राप्त है, मगर इनके लिए भारत के संविधान में जो व्यवस्था है अनुच्छेद 325 में है, जिनमें धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। मगर ये तो है, तुम्हारे विशेष योग्यता नहीं है हमारे यहाँ। जो भारत का नागरिक है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया है, वो वहां जो है निर्वाचन नामावली में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। मगर वो धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग, इनके आधार पर कोई विशेष दावा नहीं कर सकते। मगर यहां पर स्थिति क्या हुआ? मुस्लिम वर्ग वहां विशेष दावा कर सकता है। ये क्यों? क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया। वहां उम्मीदवारी किसकी हो सकती है? उस पृथक निर्वाचन क्षेत्र वाले से। अगर ये उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया गया उस वर्ग के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए, तो वहां पर जो है नामांकन कौन भरेंगे? मुस्लिम वर्ग भरेंगे। वहां मतदान कौन करेंगे? केवल मुस्लिम वर्ग करेंगे। वहां अन्य जो लोग रहते हैं वो मतदान नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई उम्मीदवार बन सकते हैं। इसी व्यवस्था को कहा जाता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। क्योंकि ये धर्माधार है, इसीलिए इसको सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल कहा जाता है। इसमें अंतिम विशेषता, अब जो निर्वाचन होना है, जैसे बताया भारत में तो वर्तमान व्यवस्था आप समझ चुके हैं, मगर इस अधिनियम में निर्वाचन की व्यवस्था तो है, तो मतदाता है यहां पर, मगर मतदाता कौन होंगे, इसके निर्धारण के लिए एक बहुत ही भेदभावपूर्ण नीति अपनाया गया सरकार के द्वारा।
बहुत ही भेदभाव की पूर्ण की नीति अपनाया गया सरकार के द्वारा। भेदभाव मतलब समझ में आ रहा होगा ये, अभी जैसे कि वर्तमान में भारत के संविधान में कोई धर्म, मूलवंश, लिंग और जाति, लिंग, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते ये, मगर यहां पर आधार क्या बनाया है इन्होंने, वहां बड़े रुचिकर है। वहां ये है कि आय, जिनके पास ज्यादा जिनकी आय प्राप्त हो रही है, मतलब गरीब व्यक्ति को कोई मतदान का अधिकार नहीं है, किसको प्राप्त होगा, अमीर व्यक्ति को। स्वाभाविक है उस समय 1909 में तो भारत में बहुत कम लोग अमीर होंगे। संपत्ति, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है मतलब जिनके पास ज्यादा आय है, वो सरकार को अधिक कर दे रहे हैं, तो कर देने वालों को जो है मतदान का अधिकार मिला। अगर आप कर नहीं देते हैं मतलब आपको अधिकार नहीं मिलने वाला है। दूसरी, संपत्ति है, अधिक संपत्ति है, तभी जो है आप सरकार को कर देंगे, स्वाभाविक है कर देंगे, तो उससे भी उनको फायदा हो रहा है। इसीलिए संपत्ति एक आधार। पहले क्या बताया मैंने, आय, उनके कितना इनकम है, इनकम अधिक होगा तो वह सरकार को टैक्स देगा, ज्यादा वसूल करेगा, इसलिए उनको क्या है, तो आय के आधार पर एक। दूसरा, संपत्ति के आधार पर, संपत्ति के आधार पर। तीसरा जो है शैक्षणिक योग्यता। भारत का कोई व्यक्ति जो है, कोई नागरिक अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके लिए मापदंड स्थापित किया गया। तब की बात कर रहे हैं हम, 1909 की बात कर रहे हैं। तो ये 3 आधार बनाए गए, एक आय, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता। ये अगर पूरा कर रहे हैं इन शर्तों को, तीनों शर्तों में से कोई भी, तीनों शर्त अगर पूरा कर रहे हैं, तीनों में से कोई भी शर्त अगर पूरा कर रहे हैं, कोई भी एक शर्त अगर पूरा कर रहे हैं, तो आपको मतदान का अधिकार मिलेगा। ये कब की बात कर रहे हैं हम, 1909 की बात कर रहे हैं, 1910 की बात कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि उस समय भारत में लोगों की क्या स्थिति रहा होगा। जब 1950 में आजादी के समय भारत की जो है, जो साक्षरता दर है, जो साक्षरता है लगभग 15 से 18% था भारत की कुल आबादी का। तो उस समय समझ लीजिए कितने उसे पढ़े लिखे व्यक्ति रहे होंगे। और गरीबी के स्तर तो आप समझ रहे हैं, अभी जो स्थिति है तो उस समय की स्थिति समझ लीजिए। संपत्ति पर अधिकार किसी है उस समय, सब जमींदारों के पास में है, महाजनों के पास में है, और जो किसान है वो तो जो है भूमिहीन मजदूर बन चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है इस भारत परिषद अधिनियम ने कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू कर दिया। कई भारत के संविधान के विकास में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मोड़ लेके आए। तो ये जो अधिनियम है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इनको हमने बहुत अच्छे से समझ लिए। अब कोई ये ध्यान रखना है इसमें कि प्रारंभिक परीक्षा से प्रश्न इसमें किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा अगर प्रश्न बनाए जाते हैं, तो उसमें प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, समर्था तथ्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तथ्यों की संख्या या तो सीधे एक प्रश्न पूछ देंगे, पृथकतावाद का बीजारोपण किस अधिनियम से किया गया, एक हो सकता है, या फिर उसमें 2-3 प्रावधान को देकर कूट बनाया जा सकता है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, नंबर 1, नंबर 2, 3, और उसके बाद प्रश्न पूछे उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 के संगत है या फिर सही है। प्रश्न ऐसे भी होते हैं, और भी कई तरीके हैं प्रश्न बनाने के लिए। ये तो मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा को हुआ, मगर मुख्य परीक्षा में मैंने इस पर क्या क्या डिस्कस कर दिया, इसके आयाम में क्या क्या डिस्कस कर दिया मैंने। इनकी एक पृष्ठभूमि, इनका उद्देश्य, इनका विशेषताएं, इनका महत्व क्या है संविधान के विकास में। संविधान के विकास में कई महत्व है इनका। विस्तार कर दिया विधायिका का, सरकारी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया, उनके अधिकार बढ़ाए गए, निर्वाचन की व्यवस्था यहां पर है। तो ये सब क्या है, बजट पर विचार विमर्श, पूरक प्रश्न पूछने और स्थानीय निकायों को कर्ज देने, कर लगाने के प्रस्ताव, ये सब क्या है, इसका महत्व है, सिग्निफिकेंस है। यहां हो गया महत्व। इनके साथ साथ इसका जो है मूल्यांकन, ये सबसे जो है
कठिन कार्य होता है। समान रूप से अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो, इनके प्रावधानों का हम सही प्रकार से अगर विश्लेषण नहीं कर पाए, सही विश्लेषण, सही एनालिसिस नहीं कर पाए, तो इनमें मूल्यों का अंकन नहीं कर पाएंगे आप। मूल्यांकन का मतलब ये होता है इनमें क्या गुण है और क्या दोष है, दोनों बातों को बराबर इसमें मूल्य, कौन से गुण अच्छे हैं, कौन से मूल्य अच्छे और कौन से मूल्य खराब, दोनों को हमें बराबर तौल करके बताना होता है कि एक्चुअल में इस अधिनियम में ये अच्छी बातें हैं और ये उनका दोष है। ये होता है इनका मूल्यांकन। ऐसी कई महत्वपूर्ण इस अधिनियम के संदर्भ में हो सकता है। हालांकि जो है अब इसमें समय का थोड़ा सा अभाव होता है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में यूज कर रहे हैं। क्लास में जो है इनकी बहुत और व्यापक समझ दिया जा सकता है, मगर हाँ, ये जितनी भी हम डिस्कस कर रहे हैं इनको बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से पूर्वक अगर समझे होंगे तो ये आपके प्रारंभिक परीक्षा और साथ में मुख्य परीक्षा को जो है उतना ही सशक्त बना, तैयारी को उतना ही सशक्त बना देगा, जिससे आप प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न का हल कर सकते हो और मुख्य परीक्षा में भी जो प्रश्न है उनका हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत ही हम अच्छे और सरल तरीके से समझ गए कि ये भारत परिषद अधिनियम की क्या उद्देश्य, क्या उसके पृष्ठभूमि, उद्देश्य, विशेषताएं, महत्व और मूल्यांकन। ऐसे ही अगले लेक्चर में हम भारत परिषद अधिनियम 1919 जो बहुत महत्वपूर्ण है संविधान के विकास के दृष्टिकोण से, उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।